मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ में 39 करोड़ 70 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, ई टेंडरिंग प्रक्रिया से काम में आएगी पारदर्शिता। हरियाणा सहित उत्तर भारत के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों की चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक। अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी रोकने के लिए समन्वय स्थापित करने पर की चर्चा। गुरुग्राम में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्यसमूह की बैठक के तीसरे दिन भ्रष्टाचार रोकने और आर्थिक भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हुई चर्चा। और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में प्रदेश के पहले बाबा खेतानाथ सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का किया शुभारंभ। BMS की सभी 100 सीटों पर हुए दाखिले। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 39 करोड़ 70 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बल्लभगढ़ के उपमंडलीय कार्यालय परिसर, लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धनराशि से रानी की छतरी के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह का बल्लभगढ़ से अनूठा रिश्ता है। इस शहर में स्थापित रानी की छतरी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। परियोजनाएं जिनका उद्घाटन किया है, जनता को समर्पित की है, उसमें एक लघु सचिवालय, सब डिविजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से उस कॉलेज को बनाया गया है और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें। तो ऐसे कुल 22 करोड़ की तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने सरपंचों द्वारा किए जा रहे ई टेंडरिंग के विरोध पर कहा कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसे हम अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से पंचायती कामों में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति बैठक में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निपटान किया। मुझे उनसे पहले समझना है कि ई टेंडरिंग में खराब क्या है, गलत क्या है। अगर कोई चीज़ गलत है, खराब है, उसको निश्चित रूप से बदलेंगे, लेकिन अगर खराब कुछ नहीं है तो फिर उसको लागू रखेंगे। मुझे जो अंतर समझ में आता वो यही है, अभी तक तो चलता था सरपंचों का राज, अब चलेगा पंचायतों का राज। उत्तर भारत पुलिस समन्वय समिति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशकों व नोडल अधिकारियों की कल चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। इस बैठक में अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए सभी राज्यों में समन्वय स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने कहा कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाकर उन पर लगाम लगाई गई है। पंजाब में ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी को रोका गया है। नशा जो कि गंभीर समस्या है, उस पर चर्चा की गई। बैठक में नशे के मामलों की गहराई से छानबीन करने, ड्रग्स स्मगलर और पैडलर को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के लिए विस्तृत बातचीत हुई। पंजाब में भी जो पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर पिछले दिनों में BSF ने, पंजाब पुलिस ने ऐसे कई सारे जो है इंस्टेंसेस जबकि ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स का या आर्म्स की स्मगलिंग हुई है, उसे रोका है। किंतु ये कहा जाए कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है या भविष्य में नहीं होगा, ये अपने आप को जो है एक वी विल बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ वी थिंक कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। कई ऐसे सुझाव आए हैं जिससे कि इस समस्या को और बेहतर तरीके से और दृढ़ता से और गहराई में इसकी छानबीन करके और ऐसे मैकेनिज्म को हम इम्प्लीमेंट करें जिससे इस सारे इलाके में इस पे जो ड्रग स्मगलर्स हैं, पेडलर्स हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी बैठकों में नशे पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभाग को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी सहयोग लिया जाएगा। नशे की तस्करी रोकने के लिए BSF से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। से कुछ और डिपार्टमेंट्स जैसे जेल्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है,
जिनका सहयोग हमें चाहिए, उन्हें भी इस तरह की मीटिंग्स में हम उन्हें इनवाइट करेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये दो ऐसे अहम राज्य हैं जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में हैं और इनके सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। भारत की अध्यक्षता में देश भर में विभिन्न कार्य समूह पर G20 बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक जारी है। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक का उद्देश्य भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई व चोरी की संपत्ति की वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। बैठक में सभी सदस्य भविष्य की कार्रवाई के क्षेत्रों पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों का पता लगाया जाए, उन पर तेजी से प्रत्यार्पित विदेशों में स्थित उनकी संपत्तियों को देश के कानून की पहुंच के भीतर लाना, अपराधियों का पलायन और उन्हें प्रक्रिया के दायरे में लाना चर्चा में शामिल है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज नारनौल में प्रदेश के पहले बाबा खेतानाथ सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि ये आयुर्वेदिक कॉलेज इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। नारनौल के साथ लगते गांव पटीकरा में बने इस आयुर्वेदिक कॉलेज के निर्माण पर करीब 24 करोड़ रुपए लागत आई है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज था, जिसे अब यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। 24 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ जो बिल्डिंग, क्लासरूम, हॉस्पिटल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो 24 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और अब जब इस कॉलेज को शुरू करने की बात आई है तो आने वाले साल के लिए 2023-24 के लिए 20 करोड़ रुपए सरकार ने इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए और अलॉट किए हैं और इस प्रकार से बजट सालाना मिलता रहेगा। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल श्रीनिवासन ने बताया कि कॉलेज में 100 BMS की सीटें निर्धारित की गई हैं, जिन पर दाखिले हो चुके हैं और आज से कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। सरकार ने कॉलेज के लिए 20 करोड़ का बजट दिया है। ये अस्पताल एवं कॉलेज 100 सीटों का है। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एफिलिएशन से यहाँ पे 100 सीटों का एडमिशन हुआ है। BMS के पूरा भारत से और हरियाणा से यहाँ विद्यार्थियों को लाभ मिला है। तो इस साल के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे अलॉट किया है। BMS में दाखिला लेने वाले छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नारनौल में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलने से उनकी पढ़ाई बहुत कम खर्चे में पूरी होगी। मैंने पहले एडमिशन मेरा PGI में ले लिया था, तो वहाँ पे पैसे भी बहुत लग रहे थे और इनकम भी थोड़ी, घर पे फैमिली इश्यूज थे। तो अभी यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे खोल के और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं इससे। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मैंने जब काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इस कॉलेज को दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, कंप्लीट एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छा है। मेरे पेरेंट्स को काफ़ी खुशी हुई है मेरा BMS में एडमिशन हुआ है। उनका सपना था मैं डॉक्टर बनूं। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत V नागेश्वरन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। दिसंबर तिमाही में भारत की GDP दर में 4.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिस पर वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत V नागेश्वरन ने कहा कि इस गिरावट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 7% की दर से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भारत अब भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। In terms of high frequency data for 22-23 in the current fourth quarter, for which 2 months are already going to be over soon, do indicate that achieving that growth rate in Q4 is well within the realm of possibility, and therefore the 7% real GDP growth estimate for 22-23 is very realistic. So we maintain, as we have mentioned in the economic survey, the growth forecast at 6.5% for 23-24. नागेश्वरन ने यह भी कहा कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की स्थिति अच्छी है। इस बीच जनवरी माह के मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसमें 55.4 का स्तर रहा, जो साल की बेहतरीन शुरुआत कहा जा सकता है। फरवरी माह के GST के आंकड़े भी काफी उत्साहजनक रहे। बीते साल के मुकाबले फरवरी में 12% ज्यादा GST कलेक्शन रहा, जो 1.4 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।
ये लगातार 12वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली में उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल-जनवरी अवधि में 7.9% रही। फरवरी में देश में ईंधन की मांग में तेज उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी 2 अंकों में रही है। महंगाई को लेकर भी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। उस मंत्रालय का मानना है कि थोक महंगाई दर आरबीआई के आरामदायक दायरे में रहने की उम्मीद है। दिव्यांगजनों को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भिवानी में आज से भारत और नेपाल के बीच 3 दिवसीय स्वर्गीय कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल कप 2023 की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि आज दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और उन्होंने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। दिव्यांग खिलाड़ियों को भारत सरकार ओलंपिक खिलाड़ियों की तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। उन्होंने प्रदेश की खेल नीति की प्रशंसा करते हुए कि खेलों से जुड़े विभागों में खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिभा के अनुसार नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 मार्च से 26 मार्च तक दिल्ली में होने वाली आईबा विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 मुक्केबाज भिवानी जिले से हैं, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। दिव्यांग भाई है, मैं समझता हूं कि जो दूसरे प्लेयर हैं उनसे बेहतर इनका खेल है, बेहतर ढंग से खेलते हैं, आत्मबल इनमें ज़बरदस्त है। और ओलंपिक में भी क्रिकेट के अलावा भी जो दूसरे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, भारत का नाम आगे किया है। खिलाड़ियों के लिए हमने नीतियाँ बना के काम किया है। पहली बार हमने जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनको 5-5 लाख रुपए देना शुरू किया। हारे या जीते, शुरू में उनको पैसा देना शुरू किया। फिर ओलंपिक में जो भाग लेते हैं उनको 6-6 करोड़ रुपए देना शुरू किया। नौकरियों में साफ स्पष्ट प्रावधान कर दिया कि किस किस विभाग में कितने % नौकरी मिलेगी, क्योंकि खेल से जुड़े हुए हैं तो खेल से जुड़े हुए विभागों में उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं भारत के कप्तान विक्रांत कैनी और नेपाल के कप्तान सतोष बराड़ी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर मिला है। बीसीसीआई ने जो सपोर्ट दिया है फिजिकली चैलेंज डिसेबल क्रिकेट को, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आगे भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं अभी अपकमिंग में। और मैं रवि चौहान सर का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया नेपाल के साथ। वो 3 दिन का टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, यही कोशिश करेंगे हम लोग। फ्यूचर यहाँ का ब्राइट है कि जिस हिसाब से देखा गया, अभी मैंने टीम का प्लेयर लोग को देखा, इंडिया टीम का भी, तो वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। और जो डिजेबिलिटी के बावजूद भी इस लेवल में आके इस मंच में आके जिस हिसाब से वो लोग अपना एनर्जाइज होकर जो आए हुए हैं और जो परफॉर्म करना चाहते हैं कंट्री के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज रोहतक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। महिला सशक्तिकरण से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम और कविताओं की प्रस्तुति दी गई और उल्लेखनीय योगदान देने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की महिलाओं के हित में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जिला संपदा अधिकारी श्वेता सुहाग ने कहा कि मौजूदा समय में महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और उन्हें हर वर्ग का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अगर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए। सब महिलाएं बढ़ चढ़कर हर फील्ड में पार्टिसिपेट करें, आगे आएं, अपने आप को किसी से कम ना समझें। और आज का जो एक माहौल बना है कि हर तरफ महिला सशक्तिकरण के बारे में आवाज़ उठाई जा रही है, वो उसका एक फ़ायदा उठाते हुए अपने जीवन को और अपने आसपास की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज के दिन कानून महिलाओं को पुरजोर समर्थन करता है। जिस तरह की समस्याएं महिलाएं फेस करती हैं उस सब के बारे में कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा। वहीं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजेश अरोड़ा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है। महिलाओं को जागरूक किया जाए कि वो अपने अधिकारों को पहचानें और अपने को सशक्त करें और शिक्षा जरूर प्राप्त करें ताकि वो अपने जो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है समाज में उससे निजात पा सकें। गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है, वीमेन सेंट्रिक की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको बताया जा सके, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना जो है मातृत्व वंदना योजना, इसके बारे में जो भी विमेन से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।